आगे लग रहा हो। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। इतना लेट? स्टार्ट। चलिए, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लगातार वर्णमाला पे क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग का वर्णमाला पे दूसरा या तीसरा क्लास होने वाला है। ठीक है, तो वर्णमाला को आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें मैं बताते चलूंगा आप सभी को। एक बार और थोड़ा सा रिकॉल करेंगे व्यंजन के वर्गीकरण को, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक को वापस रिकॉल करेंगे एक बार और फिर उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आवाज़ आ रहा है? चलो, तो देखो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्णमाला। और वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। आप लोग को बता के रखा हुआ है क्या? वर्णों की संख्या कितनी है? 52। वर्णों की संख्या 52। अब इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वर के बारे में बता चुका हूं क्या, कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 या 13। कभी 11 कभी 13। कब 11? जब उच्चारण की दृष्टि से पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तब क्या लेना है? 11। वहीं पे लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी है? 13। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तब 13, और उच्चारण के आधार पर ये सामान्य तौर पर स्वर की संख्या पूछे तब 11। दूसरा चीज वर्णमाला के अंतर्गत आता है आपका व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन। और व्यंजन की संख्या हम लोग कितना लेके चलते हैं? 33 या 35। 33 या 35, ये दोनों विनय कुमार पाठक के बुक में 35 दिया हुआ है और एग्जामिनर ने 33 उत्तर लिया हुआ है, इसलिए हम लोग 33 या 35 लेके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी विकल्प दिखेगा कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33 या 35 दोनों उत्तर हो सकता है। तीसरा, संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन है 4। और चौथा पोर्शन इसमें बात करूं तो चौथा पोर्शन इसमें अयोगवा। ठीक है, अयोगवा, यहां से बहुत प्रश्न बना हुआ है। अब यहां पे हम लोगों ने स्वर को कंप्लीट कर लिया था। क्या स्वर के बारे में कंप्लीट कर लिया था? स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं तथा उच्चारण के लिए किसी और वर्ण पर आधारित या आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, स्वरों का उच्चारण आप अबाध या निर्बाध तरीके से कर सकते हो। क्या स्वरों के उच्चारण में किसी और ध्वनि की आवश्यकता होती है? जैसे कि मैं आ का उच्चारण करूं, आ का उच्चारण करूं, ई का उच्चारण करूं, बड़ा वाला ई का उच्चारण करूं, इनमें किसी और वर्ण के उच्चारण की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। लेकिन वहीं पे अगर व्यंजन की बात करूं तो व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमको क्या लगता है? दूसरे वर्णों की सहायता लगती है। जैसे मेरे को का उच्चारण करना है तो का के पीछे अ लगाकर ही मैं का उच्चारण कर सकता हूं। इसीलिए अगर मैं बात करूं तो स्वर कैसे हैं आपके? स्वतंत्र। स्वर कैसे वर्ण है आपके? स्वतंत्र वर्ण है। स्वर कैसे वर्ण है? स्वतंत्र वर्ण है। वहीं पर आपके व्यंजन कैसे है? परतंत्र वर्ण है या आश्रित वर्ण है? परतंत्र वर्ण है। साथ में स्वर की एक और खास बात बताया था कि स्वर क्या बनाते हैं? अक्षरों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको कोई शब्द लिखना है, जैसे कि राम लिखना है, तो रा में आ की मात्रा लगाओगे तभी तो रा बनेगा, और रा को हम क्या कहेंगे? अक्षर। रा क्या कहलाएगा? अक्षर। म बनाना है तो म के पीछे आप आधा जो म रहता है उसके पीछे आ लगाओगे, तब वो म अक्षर बनेगा, और दोनों को मिला के क्या बनेगा? शब्द या राम। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं स्वर आपके कैसे होते हैं? अक्षरिक। पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। स्वर कैसे होते हैं आपके? अक्षरिक होते हैं। तो ये दो चीजें समझना, एक तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, दूसरा स्वर कैसे होते हैं आपके? अक्षरिक होते हैं। वहीं पे आपके व्यंजन परतंत्र होते हैं, और किसी भी व्यंजन के उच्चारण में आ की मात्रा छुपी हुई रहती है। आ की मात्रा कैसी हुई रहती है? छुपी हुई। अब हम लोग व्यंजन पढ़ना चालू किए। ठीक है, व्यंजन कल से पढ़ना स्टार्ट किए हैं क्या? तो व्यंजन की अगर मैं बात करूं, व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन की संख्या हम कितना लेते हैं? 33 या 35 इतना ही लेते हैं। ठीक है, 33 या 35 इनकी संख्या लेते हैं। और इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 25 स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के बाद हमको अगला क्या पढ़ना है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। फिर इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या कितनी है? 4।
और इसके बाद लास्ट में हमको क्या पढ़ना है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, और इसकी भी संख्या कितनी है, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 2 2 2, ठीक ठीक, कितनी है, 2। अब ध्यान दो, आज स्पर्श व्यंजन से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। किनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, यहाँ पर अगला स्लाइड ले रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन की बात करूँ मैं, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आज रिकॉल करेंगे इसको। 25 स्पर्श व्यंजन है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में बताऊंगा, ठीक है। एक नई छात्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान देंगे। अगर मैं बोलूँ स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, और ये 5 वर्गों में विभाजित होता है। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में। कैसे उस वर्ग को याद रखते हैं, तो वर्ग का नाम है कचट तप। क्या याद रखना है, क्रम से कचट तप याद रखना है, कचट तप, कचट तप याद रखना है। क से क्या हो जाएगा, क वर्ग, च से क्या हो जाएगा, च वर्ग, ट से क्या हो जाएगा, ट वर्ग, त से क्या हो जाएगा, त वर्ग, और प से क्या हो जाएगा, प वर्ग। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखना आराम से, नोट्स मिल जाएगा बाद में, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ध्यान देंगे इधर, ठीक है। रिकॉल कर रहे हैं अपन जल्दी से, स्पर्श व्यंजन के 25 स्पर्श व्यंजन को अपन रिकॉल कर रहे हैं। अब याद रखो, कचट तप में आपको क्या याद रखना है, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, क ख, ग घ, ग घ, अंगा, यही है क्या। फिर च वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, च, छ, ज, झ और या, ठीक है। ट वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ और अण। त वर्ग में क्या आ जाएगा, त, थ, द, ध और न। लास्ट में क्या बच गया, प वर्ग, तो हो जाएगा प, फ, ब, भ और म। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न कैसे बनते हैं, कचट तप वर्ग के पीछे मैं क्या लगा दोगे करके बोला हूँ, यहाँ पे ट्रिक क्या लगाओगे बोला था मैंने, इधर क्या ट्रिक लगाना है, KTM 2, क्या लिखना है इधर, KTM 2, ठीक है, KTM 2, ये ट्रिक लगाना है किसके सामने, कचट तप के सामने, KTM 2, क वर्ग के सामने K, च वर्ग के सामने T, ये आपको ट्रिक लगाना है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, देखो उच्चारण के अलग अलग जगह हैं, हम अलग अलग वर्णों को अलग अलग गले के अलग अलग या मुंह के अलग अलग जगह से उच्चारित करते हैं। जो जिनका उच्चारण कंठ से होता है उनको कहा जाता है कंठव्य। क्या कहा जाता है, कंठव्य, ठीक है। जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, उसको क्या कहा जाता है, कंठव्य। जिनका उच्चारण तालु से होता है, तालु क्या होता है, जैसे कि आप उच्चारण करोगे तो आपका जो जीभ है ना, वो दांतों के ऊपर वाले हिस्से से टच हो जाएगा, दांतों के ऊपर वाले हिस्से क्या कर, उससे चिपक जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, तालु। समझ में आ रहा है क्या, दांत के ऊपर वाला जो हिस्सा है, मसूड़ा वाला हिस्सा, उससे जब जीभ चिपक जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तालु। तो ऐसे ध्वनि को हम क्या कहेंगे, तालव्य। ऐसे ध्वनि को हम क्या कहेंगे, तालव्य, ठीक है। मस होता है मूर्धन्य, कभी कभी हम उच्चारित करते हैं तो जीभ मुड़कर पीछे चली जाती है, जीभ मुड़कर पीछे चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य, जीभ मुड़कर जब पीछे चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, मूर्धन्य। 10, कभी कभी हम जब उच्चारण करते हैं शब्दों का, तब हमारा जीभ जो है वो दांतों से चिपकता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, दंतव्य ध्वनि। क्या कहेंगे, दंतव्य वर्ण। और कुछ वर्णों का उच्चारण हम होंठों से करते हैं, जिसे हम कहते हैं ओष्ठ ध्वनियां, ओष्ठ, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दो, क ख ग घ अंगा, जब भी मैं क ख ग घ अंगा का उच्चारण कर रहा हूँ, जीभ कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, कंठ से। तो क वर्ग आपका कैसा हो जाएगा, कंठव्य। क वर्ग कैसा हो जाएगा, कंठव्य। अगर एग्जाम में पूछे क कैसा वर्ण है, तो कैसा वर्ण है, कंठव्य। ख कैसा वर्ण है, कंठव्य। ग कैसा वर्ण है, कंठव्य। घ अंगा, इन पांचों के बारे में पूछे तो कैसा है, कंठव्य। च की बात करूं, जब मैं च उच्चारित कर रहा हूं तो देखोगे आपका जो जीभ है वो दांतों के ऊपर तालु वाला हिस्सा है, उसको पूरी तरीके से घेर ले रहा है, इसको क्या कहते हैं, तालव्य। तालु को ऊपर टच कर रहा है, ठीक है। क्या जो ऊपर वाला हिस्सा है, हमारे दांत के ऊपर वाला हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। तो जब च छ ज झ यहाँ उच्चारित कर रहे हो तब ये कैसा है, तालव्य, क्योंकि ये किसको टच कर रहा है, हमारा जीभ जो है तालु को, ठीक है। ट वर्ग की बात करूं, ट ठ ड ढ अण, तो यहाँ पर देखो जीभ मुड़कर तालु से भी ऊपर वाले हिस्से को टच कर रहा है, इस हिस्से को कहते हैं मूर्धा, है ना। और वहां से जब व्यंजनों का उच्चारण होता है तब हम क्या कहेंगे, उसको मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। जब मैं त वर्ग की बात करूं तो त थ द ध न, त थ द ध न, अभी दांत को टच कर रहा है क्या जीभ, त थ द ध न को बोलने पर दांत को टच कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा,
दंतव्य। वहीं पे प, फ, ब, भ, म ये होंठों से उच्चारित हो रहा है, होंठ का प्रयोग हो रहा है इनके उच्चारण में, तो इनको क्या कहा जाता है? ओष्ठ कहा जाता है। इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? ओष्ठ ध्वनियां। प, फ, ब, भ, म आपकी कैसी ध्वनियां? ओष्ठ ध्वनियां। अब अगर मैं बात करूं, व्यंजनों को दो और आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक आधार है आपका घोषत्व के आधार पर। किस आधार पर? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व या स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर आपके जो व्यंजन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है सघोष। क्या बोला जाता है? सघोष। एक को बोला जाता है सघोष और एक को बोला जाता है अघोष। एक को क्या बोल रहा हूँ? सघोष, और एक को क्या बोल रहा हूँ? अघोष। अब क्या समझना है यहाँ पे सघोष और अघोष में? बात को समझो, सघोष और अघोष में क्या समझना है। देखो, सघोष ऐसे वर्ण या व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सघोष। जिसमें क्या हो? कंपन हो। कंपन क्या होगा? कंपन या वाइब्रेशन हो, उसे हम क्या कहेंगे? सघोष। और जिसमें वाइब्रेशन नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अघोष। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे गले में या स्वर तंत्री में कंपन होगा उसे हम क्या कहेंगे? सघोष। और इसका जस्ट विपरीत जिसमें कंपन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? अघोष। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किसमें कंपन हो रहा है, किसमें कंपन नहीं हो रहा है। इस ये दो जो दिख रहा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों तो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या ये क जो है क वर्ग का पहला वर्ण है? बोल सकता हूं। ये ख जो है क वर्ग का दूसरा वर्ण है। ये ग जो है वो क वर्ग का तीसरा वर्ण है। ये चौथा वर्ण है। ये पांचवा वर्ण है ना? ये पांच के ग्रुप में डिवाइडेड है खड़ी पाई में देखूं तो। ठीक है। च वर्ग का पहला वर्ण क्या है? च है। अब ध्यान दो, जब मैं क बोलता हूं, क, ठीक है, क बोलता हूं तो किसी तरह का वाइब्रेशन महसूस हो रहा है क्या? नहीं। ख बोल रहा हूं तब भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। क और ख बोलने पे किसी तरह का वाइब्रेशन है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ग बोलता हूं, इसमें वाइब्रेशन है। ग बोलो, हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। घ बोलो, वाइब्रेशन महसूस होगा। अंगा बोलो, गले में वाइब्रेशन महसूस होगा। तो क की बात करूं, ख की बात करूं तो इनमें वाइब्रेशन नहीं है। ग, घ, अंगा की बात करूं, वाइब्रेशन है। फिर वापस आ जाओ, च, छ, कोई वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन ज, झ, य, इसमें क्या है? वाइब्रेशन है। तो एक बात समझ में आ रहा है कि शुरू के जो दो है उसमें वाइब्रेशन नहीं है, और बाकी पीछे के जो तीन है उसमें क्या है? वाइब्रेशन है या कंपन है। तो पीछे के तीन को मैं क्या कह सकता हूं? सघोष। पीछे के तीन को मैं क्या कह सकता हूं? प्रत्येक वर्ग के पीछे के तीन वर्ण को मैं क्या बोल सकता हूं? सघोष। सघोष। और प्रत्येक वर्ग के शुरू के दो वर्ण कैसे हैं आपके? अघोष। बात समझ में आया क्या? यहां तक क्लियर है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसा है? अघोष। और बाद के तीन कैसा है? सघोष। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ध पूछेगा, ध सघोष है कि अघोष? आप बता लोगे? ध कैसा है? सघोष। ठीक है, ध कैसा है? सघोष। अच्छा, फिर एक और आधार आता है। उसके आधार पर हम व्यंजनों को वर्गीकृत करते हैं प्राणत्व के आधार पर। किस आधार पर? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर हम विभाजित करते हैं किसको? व्यंजनों को। एक होता है महाप्राण, एक क्या होता है? महाप्राण, और एक होता है अल्पप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण अर्थ क्या है? प्राण मतलब होता है वायु। प्राण का अर्थ हम क्या लेते हैं? प्राण मतलब होता है वायु। ठीक है। अब देखो, आपको ना दो तरह के व्यंजन देखने को मिलेगा। एक में हवा ज्यादा निकलेगी तो उसे महाप्राण कहेंगे, एक में हवा कम निकलेगी तो उसे क्या कहेंगे? अल्पप्राण। समझ में आ रहा है क्या? एक में हवा ज्यादा निकलेगी और एक में हवा कम निकलेगी। ज्यादा निकलेगी तो उसे महाप्राण कहेंगे और कम निकलेगी तो उसे अल्पप्राण कहेंगे। ठीक है। चलिए बच्चे सभी ध्यान देंगे, क्या बता रहा हूं? महाप्राण कौन कौन से वर्ण होंगे? अब यहां पर ध्यान दो। अगर मैं बात करूं क में हवा कम निकल रहा है, लेकिन ख बोलने पे हवा ज्यादा निकल रहा है क्या? ख में बोल रहा हूं तो हवा ज्यादा निकल रहा है, क बोल रहा हूं तो हवा कम निकल रहा है। ख में ज्यादा निकल रहा है, ग में फिर कम निकल रहा है, घ में फिर ज्यादा निकल रहा है, घ में फिर ज्यादा निकल रहा है, और अंगा में फिर कम निकल रहा है। यहाँ पे देखो, च में हवा कम निकल रहा है, छ बोलने पर हवा ज्यादा निकल रहा है, ज में फिर हवा कम निकल रहा है, झ बोलने पर हवा ज्यादा निकल रहा है, और इया बोलने पर फिर हवा कम निकल रहा है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आपका कैसा है? अल्पप्राण है। प्रत्येक वर्ग का ये जो पहला है, ये जो तीसरा है और ये जो पांचवा है, ये कैसे हैं?
अल्प प्राण। ठीक है, और जो दूसरा और चौथा है, ये जो दूसरा और चौथा है ये कैसे है, महा। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, इसमें से जो पांचवा वर्ग है इसे नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। किसको, पंचम वर्ण को। ये वाला जो है इसको क्या कहा जाता है, ये याद रखना है, इनको क्या कहा जाता है, नासिक के व्यंजन। ठीक है, नासिक क्या कहा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से एग्जामिनर बहुत तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है, सभी को याद रखना है। ठीक है, ये पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत समझ में आया, आया, ठीक, अब लिख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन वाले किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं मुझे अभी। आज पूरी संभावना है कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यर ल व अल्प प्राण होगा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बताने वाला हूँ मयंक, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यर ल व के बारे में हम चर्चा करने ही वाले हैं, इसके बाद अगला टॉपिक वही रहने वाला है। ठीक है, यर ल व के बारे में बिल्कुल अभी चर्चा चालू होगी। ठीक है, बस 2 मिनट टाइम दीजिएगा, बच्चे कुछ नोट कर रहे हैं। आगे चलें, ठीक, बस 2 मिनट टाइम दीजिए, 2 मिनट बस। हाँ, अनुस्वार और नासिक बात करेंगे। हाँ, मयंक आदित्य के नाम से आपका नेम सेव्ड है भावना। ठीक है, हाँ, क्लास का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लास का नोट्स एप्लीकेशन पे डलेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लास का नोट्स डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास करते करते चीज़ों को नोट करते हुए चलो, अलग से और टाइम ना लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप मैडम इसका, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, व्यंजन के बारे में हम पढ़ना चालू किए, और व्यंजन की संख्या हमने कितनी बताई, व्यंजन की संख्या मैंने कितनी बताई, 33 लेना है या 35 लेना है, डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या हमने कितनी पढ़ी, स्पर्श व्यंजन की संख्या हमने कितनी पढ़ी, 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या हमने कितनी पढ़ी, 25। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला अंतस्थ व्यंजन। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करूं तो इसकी संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन से 4 हैं, तो इसकी ये 4 हैं, य, र, ल और व। अब ध्यान दो, य की बात करूं, ठीक है, य की अगर मैं बात करूं तो य को जब उच्चारित कर रहा हूं तो जीभ फिर वापस दांत से ऊपर वाले हिस्से को जाके टच कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, तालु। क्या कहते हैं, तालु। तो यह कैसा हो जाएगा आपका, तालव्य। यह कैसा हो जाएगा, तालव्य। र की बात करूं तो र मुड़कर ऊपर टच कर रही है मूर्धा वाले स्थल को, किस स्थल को, मूर्धा को, तो र कैसा हो जाएगा, मूर्धन्य। र कैसा हो जाएगा, मूर्धन्य। ल की बात करूं, ल भी आप ध्यान दो, ल को वत्सर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वत्सर्य। एक ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखना है, नल सज, नल सज, ये चारों ना आपके वत्सर्य ध्वनियां हैं। ये कैसे ध्वनियां हैं, इन चारों की अगर बात करूं तो इस चारों की बात की जाए तो ये कैसी ध्वनि है, वत्सर्य ध्वनि है। और वत्सर्य का मतलब होता है दंत मूल
क्या होता है, दंतमूल। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण दंतमूल से किया जाता है उसे हम वत्सर्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ल कैसा हो जाएगा आपका, वत्सर्य। ल कैसे हो जाएगा, वत्सर्य। दांत को भी हल्का सा टच कर रहा होगा और मसूड़े को भी हल्का सा टच कर रहा होगा, तो ल किस में आ जाता है, वत्सर्य में। ठीक है, आपका व की अगर मैं बात करूं तो ये दांत और होंठ के प्रयोग से उच्चारित होने वाला एकमात्र वर्ण है, तो ये कहलाता है दंतोष्ठ। क्या कहलाता है, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। समझ में आ रहा है क्या सभी को, क्या कहलाता है, दंतोष्ठ। अच्छा, यहां तक क्लियर है। अब एक बार बताओ, य र ल व का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हवा को थोड़ा सा रोक रहे हैं क्या, एकदम फ्लो होने दे रहे हैं क्या, नहीं, रुक रहा है हवा। य र ल व में हवा थोड़ा सा रुका हुआ है, तो ये उदाहरण आपका अल्प प्राण का। सभी कैसे हैं, अल्प प्राण। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो य र ल व बोलने पे हल्का हल्का कंपन है क्या, य र ल व कंपन है कि नहीं है, य र ल व बोलने पे कंपन आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, हल्का सा कंपन है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका सघोष। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका सघोष। ठीक है, यहीं पे य की अगर बात करूं तो य को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। य को अर्धस्वर कहा जाता है और व को भी अर्धस्वर कहा जाता है। याद रखना है, र की बात करूं, जब आप र को उच्चारण करते हो तो र में जीभ ऊपर जाता है और नीचे गिर जाता है तुरंत। र को उच्चारण करके देखो, जब र को उच्चारित करते हो तो जीभ ऊपर टच करता है और ऊपर टच करने के बाद तुरंत नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो तुरंत नीचे गिर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लुंठित। क्या बोलते हैं, लुंठित। कैसे वर्ण है, लुंठित वर्ण है। तीसरा, ल की बात करूं, ल की, तो ल जब हम उच्चारित करते हैं तो हवा ना ल जीभ के अगल बगल से होकर गुजरती है, इसको कहा जाता है पार्श्विक। क्या कहा जाता है, ल को क्या कहा जाता है, पार्श्विक। और वह भी आपका अर्धस्वर है, वह भी कैसा आपका अर्धस्वर है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको य र ल व के बारे में ध्यान में रखनी है, यहां पर नोट करो, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतना लेट सुबह हो रहा है जी आप लोग का। चलिए नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे अपन। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अनुस्वार और अनुनासिक भी होगा, चिंता ना करें, अनुस्वार और अनुनासिक भी होगा। ठीक है, पहुंच रहे हैं उस तक धीरे धीरे। हाँ ले सकते हो, ये तो आपको मिलेगा ही, जैसे कि आप क्लासेस ज्वाइन करोगे ना तो ये अपलोडेड और साथ में ये क्लास का जो नोट्स है ये मिलेगा ही। हाँ तो ले सकते हो, ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, मैं टाइम देता हूँ लिखने का आराम से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सब लिखो, क्योंकि मैंने अभी बताया तो सबके सब लिख ही रहे होंगे, आप लिख रहे हो, सब लिख ही रहे होंगे। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट ऑनलाइन वालों को, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करते चलेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और कोई भी चीज़ अगर फैक्ट छूटता है तो आने वाले आगे के टाइम पे हमको परेशानी जाएगा। इसीलिए कोई भी डाउट हो तत्काल में मुझे पूछ लेना, है ना, हम लोग को कोई डाउट छोड़ना ही नहीं है। चलो, स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, अगला हेडिंग लगाओगे उष्म व्यंजन। ठीक है, चलो व्यंजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, संख्या कितनी व्यंजन की बार बार लिखाऊंगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। आप लोग सिर्फ मेन हेडिंग लगाया करो, 33 से 35 है व्यंजन की संख्या, जिसमें से स्पर्श की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है।
ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़े थे, अंतस्थ के बारे में पढ़े थे क्या, अंतस्थ, इसकी संख्या कितनी है 4। और फिर इसके बाद हम लोगों ने अगला क्या पढ़ा, अगला क्या पढ़ने वाले हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी है 4। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, तो ये वाले ऊष्म व्यंजन आपके हो जाएंगे, एक है सलजम का सा, एक है षटकोण का सा, एक है सरोता का सा, और एक है ह। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, स की मैं बात करूँ, स की, स, सलजम बोलो, इसको जानना है तो सलजम, ठीक है, सलजम, ठीक है, या शक्कर। जब ऐसा बोलोगे तो ये स को उच्चारित करने में आपका जो जीभ है वो बिल्कुल तालु से सट जा रहा है, ठीक है। तो ये स कैसा हो जाएगा, तालव्य, स कैसा हो जाएगा, तालव्य। षटकोण, षटकोण बोलो, षटकोण, आपका जीभ जो है षटकोण बोलने में मुड़ जा रहा है क्या ऊपर की तरफ, षटकोण का उच्चारण करने में जीभ मुड़ के मूर्धा वाले स्थल को टच करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। ये स बताओ क्या होगा, ये वाला स, अभी बताया नलसज, नलसज में स कैसा हो जाएगा, वत्सर्य, स कैसा हो जाएगा, वत्सर्य, वत्सर्य। ह की अगर मैं बात करूं, किसकी, ह की मैं बात करूं तो ह कैसा हो जाएगा, कंठव्य। कहीं और टच कर रहा है क्या, नहीं, तो कंठव्य हो जाएगा। ठीक। अब एक बात बताओ, इन चारों के केस में, इन चारों के केस में स श स ह, इन चारों के केस में अगर मैं बात करूं तो वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, स स स और ह में वाइब्रेशन नहीं है, इसलिए ये ध्वनियाँ कैसी हो जाएंगी, अघोष। कैसे हो जाएंगे, अघोष, वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है इनमें से ऊपर के तीन, ऊपर के तीन श स स कैसे हैं, अल्प प्राण, कैसे हैं, अल्प प्राण। लेकिन वहीं पे अगर ह की बात करूं, ह आपका है महाप्राण, ह में हवा ज्यादा निकल रहा है क्या, स स स कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ह में हवा ज्यादा निकल रहा है, तो ह कैसा है आपका, महाप्राण, ठीक है। और ह को ही और कहा जाता है अर्धस्वर, क्या कहा जाता है, ह को भी अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। नोट डाउन करोगे जल्दी से, ठीक। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट नहीं है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नोट हो गया, चलो बताते चलो। व्यंजन की संख्या 33 या 35, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ लिया हम लोग, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी, 25। फिर अंतस्थ, अंतस्थ इनकी संख्या कितनी थी, 4। फिर हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इसकी भी संख्या कितनी थी, 4। अब पढ़ने वाले द्विगुण, क्या पढ़ने वाले, द्विगुण व्यंजन, और इसकी संख्या कितनी है, 2, ठीक है। द्विगुण में आपका आता है एक तो साड़ी वाला अड़ा, साड़ी वाला क्या आ जाएगा, अड़ा, और एक आता है सीढ़ी वाला अढ़ा, सीढ़ी वाला अढ़ा, अड़ा और अढ़ा, ठीक है। अड़ा की बात करूं, जब अड़ा का उच्चारण करते हैं, ये जो अड़ा दिखाई दे रहा है, जब इसका उच्चारण करते हैं तो ध्यान दो, अड़ा का उच्चारण करते समय हमारा जीभ मुड़कर ऊपर चले जा रहा है क्या, अड़ा का उच्चारण करते समय हमारा जीभ ऊपर मुड़कर ऊपर चले जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। कैसा हो जाएगा, मूर्धन्य। वैसा ही सीढ़ी वाला अढ़ा की बात करूं तो अढ़ा में भी आपका जो जीभ है मुड़कर ऊपर चले जा रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, मूर्धन्य, ठीक है। अच्छा, दोनों ध्वनियों में वाइब्रेशन है क्या, अड़ा और अढ़ा में दोनों में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, सघोष या घोष ध्वनि भी बोल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, सघोष, क्या हो जाएगा, सघोष। दोनों कैसे हैं, सघोष हैं, दोनों कैसे हैं, सघोष, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक,
तीसरी बात, अगर मैं गलत नहीं हूं, ध्यान दो, अगर मैं साड़ी बोलता हूं तो हवा उतना तेज नहीं निकल रहा, लेकिन मैं सीढ़ी बोलता हूं तो अढ़ा में हवा ज्यादा तेज निकल रहा है क्या? अढ़ा बोलने में हवा तेज निकल रहा है, साड़ी बोलता हूं कोई दिक्कत नहीं, हवा कम निकल रहा है, लेकिन सीढ़ी बोलने में हवा ज्यादा निकल रहा है। तो एक क्या इसमें अल्प प्राण, अड़ा कैसा है? अल्प प्राण है, क्योंकि इसमें हवा कम निकल रही है, और सीढ़ी बोलने में हवा ज्यादा निकल रहा है, तो महाप्राण। क्लियर है? ठीक है। अब देखो कब 33 हो जाता है और कब 35 हो जाता है। यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 24, 4, 29, 4, 33, और उधर वाले को भी जोड़ लूं तो 35, इसलिए इसका 33 या 35 मूल व्यंजनों की संख्या 33 या 35 हो सकता है। एग्जाम में डिपेंड करेगा कि उत्तर क्या लेने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नोट कर लिए थे? नोट हो गया था तो कर लो, नहीं हुआ है तो कर लो जल्दी से। चलो भाई, आप लोग का फेवरेट टॉपिक आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, फेवरेट टॉपिक आने वाला है बहुत जल्दी। अच्छा, एक चीज और, द्विगुण व्यंजन को यहाँ पर कुछ नाम लिखाना भूल गया मैं। द्विगुण व्यंजन को ही आप उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इसी का और एक नाम है ताड़नजात ध्वनियाँ। क्या ध्वनियाँ? ताड़नजात ध्वनियाँ। तो ये दो नाम और हैं। ताड़नजात ध्वनियाँ किसको कहते हैं? तो अड़ा और ढ को, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ताड़नजात ध्वनियाँ निम्न में से कौन सा है? तो अड़ा और ढ को ताड़नजात ध्वनियाँ कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग कीर्ति, हो गया? चलो, चलो अब क्या बचा हुआ है? कहीं ना कहीं हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, है ना? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना लेके चल रहे हैं हम लोग? 52। और 52 वर्णों में सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया? स्वर के बारे में पढ़ लिया। स्वर कितने थे हमारे? बेसिकली 11। ठीक है, फिर इसके बाद 11, 13 के बाद हम लोगों ने व्यंजन पढ़ा। व्यंजन की संख्या 33 या 35। ठीक है, फिर हमको पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ना है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी बता के रखा है मैंने? संयुक्त व्यंजन की संख्या मैंने कितनी बताई हुई है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या मैंने कितनी बताई हुई है? 4। और इसके बाद संयुक्त व्यंजन के बाद क्या बचेगा? अयोगवा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किनको कहा जाता है? एक है अक्ष, एक है त्र, एक है ज्ञ, और एक है श्र। ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बने हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब इससे पूछता है कि अक्षा कैसे बना हुआ है? तो अक्षा बना हुआ है क और षटकोण के स के मिलाप से। क और षटकोण के स के मिलाप से आपका क्या बना हुआ है? अक्षा। त्र कैसे बना हुआ है? आधा त और र के मिलाप से। त और र के मिलाप से आपका त्र बना हुआ है। ज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञ जो है ज और य के मिलाप से बना हुआ है। ज और य के मिलाप से बना हुआ है। श्र स और र के मिलाप से बना हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अक्षा क और षटकोण के स के मिलाप से, त्र त और र के मिलाप से, ज्ञ ज और य के मिलाप से, श्र स और र के मिलाप से। क्लियर है? अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है, इस अक्षा का स्थान वर्णमाला में किसके बाद है? किसके बाद है? क के बाद। क्या याद रखना है? क के बाद, क्योंकि ये क और षटकोण के स से बना हुआ है, तो इसका वर्णमाला में स्थान किसके बाद है? क के बाद। त्र का स्थान किसके बाद होगा? त के बाद। ज्ञ का ज के बाद। श्र का स के बाद। ठीक है, यहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा बना लोगे? ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, फेवरेट है उसका। ठीक है, अयोगवा। अयोगवा देखो, अयोगवा वे वर्ण है जो न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन। ये अपितु दोनों के बीच के हैं। क्या है? दोनों के बीच के हैं। ये न ही स्वर है और न ही व्यंजन। ये स्वर के बाद तथा व्यंजन के पहले लगने वाले वर्ण है। अयोगवा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूं अयोगवा के बारे में। अयोगवा
ये न तो पूर्णतः स्वर हैं, पूर्णतः स्वर हैं और न ही व्यंजन। अपितु स्वर के बाद तथा व्यंजन के पहले लगने वाले वर्ण हैं। अब जैसे कि अयोग वाक्य के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो अयोग वाक्य के अंतर्गत आपका आता है, एक आता है विसर्ग और एक आता है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं बता रहा हूँ। अनुस्वार जैसे कि आप संयम लिखोगे तो उसके ऊपर में आप क्या देखोगे, एक बिंदु दिखते हो क्या, संयम हो गया, संयोग हो गया, तो एक बिंदु दिखाई देता है, उस बिंदु क्या कहते हैं, अनुस्वार। ठीक है। एक आप दुख लिखते हो तो बीच में डबल बिंदु लगा रहता है, इसको कहा जाता है विसर्ग। और इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, अयोगवा, है ना। जिसका योग किसी से नहीं हो पाया उसे क्या कहते हैं, अयोगवा। जो न स्वर के साथ जुड़ पाया न व्यंजन के साथ जुड़ पाया उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवा। दोनों के ग्रुप में नहीं आ पाया इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, अयोगवा। ठीक है। अनुस्वार अम विसर्ग अह, यहां तक क्लियर है क्या। ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग को एक साथ क्या कहा जाता है, अयोगवा। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अयोगवा कौन कौन से, एक है आपका अनुस्वार ये वाला, और एक है विसर्ग ये वाला। ठीक है। अब एग्जाम में एक उत्प्रांग सा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा अयोगवार नहीं है, बताना है। तो याद रखना, ये जो चंद्र बिंदु आप पढ़ते हो, ये जो चंद्र बिंदु आप पढ़ते हो ये अयोगवार नहीं है। ये क्या है, इसको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है क्या, इसको क्या कहा जाता है, अनुनासिक। और ये अयोगवा नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग क्या है, आपके अयोगवा के हिस्से हैं, लेकिन अनुनासिक अयोगवा का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न बनता है। अब मेरे को ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे कि चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हो तो जल्दी से मुझे बताएंगे। हाँ, नहीं, साउंड नेम मैं बताऊंगा ना, साउंड नेम मैं बताऊंगा, अम और अह का मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। हाँ, आपका जो छ त्र ज्ञ स्र का साउंड नेम नहीं है। ठीक है। छ त्र ज्ञ का साउंड नेम नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया है, उतना ही उसमें पढ़ना है, वहां पर साउंड नेम नहीं आएगा। छ त्र ज्ञ के बारे में आप पूछ रहे हो ना, उसका साउंड नेम नहीं आएगा। वर्तनी अगला क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वर्तनी का रहेगा कीर्ति, अगला क्लास वर्तनी का रहेगा। ठीक है, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, बस एक टॉपिक बचा हुआ है उसको करेंगे और आज कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। आपको समझ में आया, आ रहा है पर याद नहीं हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम कैसे भी आप लोग प्रिपरेशन किए नहीं हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, हर चीज़ को डिटेल में एग्जैक्टली सही पढ़ना पड़ता है कि क्या है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ आप पढ़े जरूर हो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 10वीं क्लास तक पढ़े हो, लेकिन ऐसे डिटेल में कभी नहीं पढ़े होगे कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये डिटेल्स आने हैं। ओके, चलो ध्यान दो, आगे चलते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान।
अगर मैं बात करूं अ हो गया, आ हो गया, ये क्या है आपके स्वर हैं, ई उ ऊ, ठीक है, री भी ले लो, ए ओ आओ, और एक होता है आपका जो कि क्या है अनुस्वार, और एक होता है आह। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं इनकी बात करूं आ और आह की, ठीक है, तो इन सभी का उच्चारण कंठ से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कंठ से। आ और आह का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से, इसलिए क्या हो जाएंगे? कंठव्य। दूसरा ई की बात करूं, ठीक है, ई तो ये कंठ से उच्चारित हो रहे हैं, और साथ में ई की बात करूं मैं तो तालु टच हो रहा है क्या? ई के उच्चारण में किसका टच हो रहा है? तालु। तो ये कैसे हो जाएंगे? तालव्य। तालव्य। उ की बात करूं तो होंठों का प्रयोग हो रहा है उच्चारण करने में, होंठों का प्रयोग हो रहा है, और साथ में कंठ का भी प्रयोग हो रहा है क्या? साथ में कंठ का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये हो जाएगा कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ। री की बात करूं मैं तो जीभ मुड़कर मूर्धा को टच कर रही है, मूर्धन्य हो जाएगा क्या? ए और ए की बात करूं, ए और ए की बात करूं तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि ये आपके तालु को पूरी तरीके से कवर कर ले रहा है। ए और ए की बात करूं तो क्या कर रहा है? ये तालु को पूरी तरीके से कवर कर ले रहा है क्या? तो तालव्य हो जाएगा। साथ में कंठ का भी प्रयोग कर रहा है क्या? तो कैसे हो जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। ओ और औ की बात करूं, ओ और औ की बात करूं तो ये होंठों का प्रयोग कर रहा है और साथ में कंठ का प्रयोग कर रहा है, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। ये कैसा हो जाएगा? कंठोष्ठ। आ जाओ, कंठोष्ठ, ठीक है। अम की बात करूं, अम तो ये नासिक के वर्ण है। कैसा है? नासिक के। थोड़ा जल्दी घर से निकलो, क्लास छूट जा रहा है आप लोग का। अच्छा, लाइव कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो अम कैसा हो जाएगा आपका? नासिक के, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके स्वरों का उच्चारण स्थान जिनको आपको याद रखना है, और इस तरीके से ये जो वर्णमाला वाला टॉपिक है वो कवर होता है, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग वर्णमाला से रिलेटेड पढ़ लिए हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि जितना डिटेल हो सकता था, जितना मैक्सिमम हो सकता था, मैंने सारा पॉइंट, सारा डायमेंशन कवर किया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन में भी सारे बच्चों को समझ में आया क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताएंगे मुझे। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने सारा डायमेंशन कवर किया हुआ है। कर हम लोग वर्तनी देखेंगे, ठीक है। वर्तनी वाला टॉपिक हम लोग को अच्छे से करना है। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। किसी तरह का किसी भी जगह पे अगर डाउट है तो अभी मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हम लोग दोबारा बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी तरीके का डाउट है तो वो अभी कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। आ गया सर? अच्छा, ठीक है। और रही बात, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वर्णमाला, ये हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब में काम आने वाला है, ठीक है। नो डाउट, ओके, बढ़िया। आप लोग का नोट हो गया?